थैंक यू बच्चों। मुझे बताया गया है कि टेस्ट हब द्वारा जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है उसमें आप लोगों को मैथ का सलूशन नहीं दिया गया है। उसके सलूशन के साथ हम आज उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर तारकेश्वर सिंह आज आप लोगों को बिहार एएसआई टेस्ट 1 का मैथ सेगमेंट का सलूशन दूंगा। आप इसको देखिए। पहला क्वेश्चन हम लोग देखें। पहला क्वेश्चन है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत का सवाल है ये। देखिए 36 मिनट का एक दिन के सापेक्ष परसेंटेज निकालना है। जिसके साथ का लगा रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, यानी उसको नीचे लिखते हैं। तो 36 मिनट, देखिए एक दिन में का लगा हुआ है तो एक दिन को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। एक टेक्निकल बात है कि ये जो अनुपात है यह अनुपात तभी प्रकट होता है जब ये दोनों यूनिट सेम हो, इसलिए हम लोग दिन को मिनट में बदलेंगे। 36 24 घंटा और फिर 60 से गुना कर देंगे तो मिनट हो गया। ऊपर भी मिनट नीचे भी मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 से गुना कर देंगे। यही हम लोगों का आंसर होगा। 12 तिया 36, 12 दूना 24, फिर एक जीरो कट गया, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5/2 यानी कि 2.5%। विकल्प नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है 5 sin 40 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए जो भी 6 त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटीज है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, पूरक कोण के लिए ये दोनों का पेयर होता है, इन दोनों का पेयर होता है, इन दोनों का पेयर होता है। जब भी इन दोनों के कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो जाए तो ये दोनों एक ही चीज हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए 50 और 40 90 हो गया। इसका मतलब कि साइन 40 और 50 कॉस 50 डिग्री, ये दोनों एक चीज है। तो सेम चीज से अगर भाग देते हैं तो एक मर्त में कट जाता है और 1 से 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 5 होगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। √15 + 2 इंटू √15 + 2 इंटू √15 अप टू इन्फिनिटी, इसमें अनंत पद है। इस तरह के सवाल को समझने के लिए, इसका जवाब समझने से पहले हम चाहते हैं कि आप 2-4 और उदाहरण यहाँ देख लीजिए। 12 12 12 टू इन्फिनिटी 12 12। देखिए आइए हम लोग देखें। यहाँ 12 + √12 + √12 इस तरह का दिया। इसमें भी अनंत पद है, इसमें भी अनंत पद है, इसमें भी अनंत पद है। हम लोग देखें इस तरह का जो भी सवाल जो इन्फिनिटी तक जाता है, इसके बनाने का तरीका है कि आप इस 12 का फैक्टर करिए और ऐसा फैक्टर करिए कि यहाँ देखिए कि गुणक के रूप में क्या है।
तो यहाँ 1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो इसका ऐसा फैक्टर करिए कि दोनों फैक्टर का डिफरेंस 1 हो, तो यहाँ 3 और 4 हो जाएगा। जैसे इस दोनों के लिए तो ये फैक्टर हो गया। 21 का ऐसा फैक्टर करिए कि दोनों फैक्टर का डिफरेंस 4 हो, तो 7 और 3 हो जाएगा, 7 का 21। इसी तरह से 15 का ऐसा फैक्टर करिए, इसको बनाने के लिए यहाँ 2 है, तो ये दोनों फैक्टर का डिफरेंस 2 हो, 5 तिया 15, 5 और 3 का डिफरेंस 2 होगा। बस यही ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। तो जैसे देखिए यहाँ फैक्टर कर दिए 3 और 4, तो अब प्रश्न उठता है कि या तो प्रश्न प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। तो जब फैक्टर कर दिए तो दोनों तरह के क्वेश्चन में आप जवाब दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन प्लस में रहेगा तो ये बड़ा वाला फैक्टर आंसर होता है, और क्वेश्चन माइनस में रहेगा तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होता है। इसलिए इसका आंसर 4 होगा और इसका आंसर 3 होगा। यहाँ प्लस में है तो बड़ा वाला फैक्टर होगा, यानी कि इसका आंसर 7 होगा। यहाँ भी प्लस में है, इसमें बड़ा फैक्टर 5 है, तो इसका आंसर 5 होगा। यानी कि आपका जो 5 है विकल्प बी ये सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चौथा क्वेश्चन है, यदि 1 दर्जन दर्पण से भरा हुआ एक कार्टून गिरा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन भंग यानी कि टूटा हुआ दर्पण एवं सलामत बचे दर्पण को के अनुपात को निर्दिष्ट नहीं करता है? 2:1, 3:1, 2:1, 3:2, 7:5। देखिए, इसका मतलब है कि जब एक कार्टून में 12 दर्पण है, 1 दर्जन का मतलब 12, वो अगर गिर गया कार्टून तो उसमें से कुछ टूट गए, कुछ बच गए, तो पूरे दर्पण का कितना भाग टूटा और कितना भाग बचा? टूटा 2 भाग, बचा 1 भाग। इसमें है टूटा 3 भाग, बचा 1 भाग, टूटा 3 भाग, बचा 2 भाग, टूटा 7 भाग, बचा 5 भाग। इसका मतलब यही है, 2 भाग टूटा, 1 भाग बचा। इसका मतलब कि पूरा दर्पण 3 भाग में बट गया। तो 3 भाग में बट गया तो भाग देने से वो कटना चाहिए। तो 2:1, 3, 3 चौका 12, 1 दर्जन दर्पण कट गया इस दोनों भाग से, दोनों भाग के जोड़ से। इसका मतलब कि ये अनुपात तो हो सकता है और नहीं होने वाला अनुपात पूछा है, इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। इन दोनों भाग का जोड़ 3 1 4 होगा, 4 भी काट देगा 12 को पूर्णतः, इसलिए ये भी नहीं होगा। 3:2, 5, 5 से 12 नहीं कटेगा, इसलिए ये हो सकता है। आगे भी हम लोग चेक कर लें। 7 और 5 12, 12 से 12 कट जाएगा, इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा। यानी कि कभी भी 3:2 नहीं हो सकता है, टूटे हुए दर्पण और बचे हुए दर्पण का अनुपात। इसलिए ये विकल्प आपका सही है। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। ये सीरीज का सवाल है। देखिए, इसके साथ एक प्रॉब्लम होता है, ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। इसमें बहुत ऐसे तो हम लोग जब सीक्वेंस और सीरीज पढ़ेंगे, जिसका मैं फुल वीडियो आपको दूंगा, उसमें आपके जो इम्पोर्टेंट इसके ट्रिक्स हैं या इम्पोर्टेंट इसके जो तरीके हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये पूर्ण रूप से डिपेंड है आपके प्रैक्टिस पर। जितना अधिक प्रैक्टिस करिएगा, इस तरह के सीरीज बनाइएगा। और ये खतरनाक है, बन भी सकता है और नहीं भी बनता है, इसलिए इसको थोड़ा सावधानी से हम लोग पढ़ते हैं और इसके अंदर के ट्रिक्स को हम लोग खोजते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम आप लोग को बता रहे हैं, ये सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को घटा कर एक अटेम्प्ट ले रहे हैं। देखते हैं कि कुछ रिलेशन बनता है कि नहीं।
देखा जाए। सेकंड से फर्स्ट घटाने पर 9 प्राप्त हुआ, थर्ड से सेकंड घटाने पर 20 आया, फोर्थ से थर्ड घटाने पर 42 आया। इसमें देखिए कुछ रिलेशन खोजिए। देखिए इसके दोगुना से 2 ज़्यादा आ रहा है, इसके दोगुना से 2 ज़्यादा आया। इसका मतलब कि इसके दोगुना से 2 ज़्यादा यहाँ आना चाहिए जब इसको हम घटाएंगे अगले टर्म से। यानी कि किसी भी चीज़ से हम 78 घटाएंगे तो 82 दूना 84 या +2 यानी कि 86 प्राप्त होना चाहिए। तो ये प्राप्त करने के लिए इसको ले जाके इधर जोड़ दीजिए, तो 78 और 86 जोड़िएगा तो 164 होगा, यानी कि ये सही विकल्प सी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चले। इसमें अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा ये हम लोगों को देखना है। देखिए एक्चुअल परिमाप का कंसेप्ट क्या होता है। अगर मान लीजिए कि त्रिभुज है, कोई भी चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है या वृत्त है, अगर कोई सूत्र याद नहीं है तो इसके सारे घेरे की लंबाई जोड़ दीजिए, बस हो गया परिमाप। परिमाप का मतलब ही होता है घेरा। इस तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, इसका परिमाप हो गया। इसके तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, इसका परिमाप हो गया। इसके चारों भुजा को जोड़ दीजिए, परिमाप हो गया। इसके 5 भुजा को जोड़ दीजिए, इसके सभी भुजा को जोड़ दीजिए। इसी तरह इस पूरा घेरा को जोड़ दीजिए। ये वृत्त का परिमाप या परिधि कहलाता है। तो वृत्त के परिधि का सूत्र है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए सीधे बच्चे समझेंगे कि इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो πr हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अब वृत्त और अर्धवृत्त पर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। ये वृत्त का पूरा घेरा गोल है, अर्धवृत्त में क्या होता है इसको हम लोग ध्यान देंगे। ये घेरा नहीं होता है अर्धवृत्त में, डॉटेड जो घेरा है वो नहीं होता है, लेकिन इसके बदले एक ये डायमीटर हो जाता है, व्यास हो जाता है। तो इसके भी लंबाई को जोड़ना होगा ना। ये आधा घेरा और ये व्यास, ये जुटेगा तो अर्ध परिमिति होगा। तो आधा घेरा हो गया πr, 2πr का आधा πr, और प्लस इस व्यास की लंबाई हो गया 2r। त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास 2r। तो अगर इसमें r हम कॉमन काढ़ लेते हैं तो π+2, ये होगा अर्धवृत्त का परिमाप। ये याद रखना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विकल्प नंबर सी सही है। अब 7वां क्वेश्चन में कहता है कि एक ओपन डैश दिया गया है। इस ओपन डैश को मोड़कर अगर हम डैश बनाएंगे तो इसमें से परफेक्ट डैश कौन बनेगा। तो देखिए इस डैश को मोड़कर अगर डैश बनाएंगे हम, ऐसे डैश का प्रॉब्लम 3 तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड डैश, एक नॉन स्टैंडर्ड डैश और एक ओपन डैश। ये 3 ही तरह से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं डैश में। तो आज यहाँ ओपन डैश का आप लोग देख लीजिए ट्रिक क्या होता है। इसका जो अल्टरनेट फेस होता है वह अपोजिट होता है। जैसे 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 और 3 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और 2 और 5 ये शेष जो बच गए एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जब भी हम इसको मोड़कर डैश का निर्माण करेंगे तो कोई भी अपोजिट साइड एक साथ नहीं दिखाई देता है, ये सब लोग जानता है डैश में। इसलिए जहाँ 4 और 6 एक साथ दिखाई देगा इसका मतलब कि वह परफेक्ट डैश हमको नहीं बना है। तो देख लें हम लोग, या 1 और 3 नहीं दिखाई देना चाहिए, या 2 और 5 एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए। तो देखिए 1 और 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ नहीं देना चाहिए, क्योंकि 1 और 3 अपोजिट फेस है, इसलिए ये डैश तो नहीं बनेगा।
2 और 5 भी नहीं दिखाई देना चाहिए क्योंकि ये भी अपोजिट फेस है, तो ये भी नहीं बनेगा। 4 और 6 भी नहीं दिखाई देना चाहिए क्योंकि ये भी अपोजिट फेस है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अब तो एक ही बच गया, यानी कि विकल्प नंबर डी सही है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को बनाने के लिए 2 बेसिक चीज़ है जिस पर ध्यान देना चाहिए। एक है कि एक जनरेशन के व्यक्ति को एक सीरीज में लिखना चाहिए और दूसरे जनरेशन को दूसरे सीरीज में। इस तरह से रिलेशन बनाने में सुविधा होती है और सारा रिलेशन को अगर अपने से रिलेट करते हैं तो हम आंसर तक तुरंत पहुंचते हैं। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, एम के की बहन है, एम आ के, इनको एक सीरीज में रखिए। एम जो है वो बहन है किसकी? के की, इसकी। तो अगर ये भाई होगा तभी ये बहन हो सकती है, बहन होगी तभी ये बहन हो सकती है। माने ये इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है कि इसका लिंग क्या है। आगे पढ़ेंगे। डी के का भाई है, डी के का भाई है, इसी जनरेशन का है। डी भाई है के का, तो के का भाई होगा तो एम का भी भाई होगा। एफ एम की माँ है, ये दूसरा जनरेशन हो गया। एफ एम की माँ है, एम की माँ है तो के की भी मांग होगी, डी की भी माँ होगी, तीनों की माँ है ये। तो के किस प्रकार एफ से संबंधित है? के बारे में पूछ रहा है कि किस प्रकार एफ से संबंधित है। तो के की भी माँ है तो के क्या लगेगा? तो के का तो हम लोग को लिंग ही पता नहीं है, तो पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकती है। इसका मतलब कि आपका सी विकल्प सही है। इस तरह से हम लोग 8 क्वेश्चन देखे कितना इजी क्वेश्चन सब है। थोड़ा सा अगर ध्यान आप लोग दीजिएगा तो 10 का 10 मैथ आप ठीक कर लीजिएगा, और जो मैथ से डरते हैं उससे आप कंपटीशन में 10 नंबर आगे रहिएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60 से 90 के बीच रूढ़ संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी, ये हमको पता करना है। इस विकल्प से सही आंसर को चुनना है। देखिए, रूढ़ संख्या के बारे में पहले जान लीजिए। रूढ़ संख्या कहिए या अभाज्य संख्या कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। इसको प्राइम या डिविजिबल कह सकते हैं। इसका थोड़ा सा डिफिनेशन यह है कि जिन संख्याओं का 2 और केवल 2 फैक्टर हो वे रूढ़ कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। 1 का फैक्टर 1 है, 2 का फैक्टर 1 और 2 है, 3 का फैक्टर 1 और 3 है, 4 का फैक्टर 1, 2, 4 है, 5 का फैक्टर 1 और 5 है। तो देखिए, 1 को हम लोग रूढ़ नहीं कहेंगे क्योंकि इसका 1 ही फैक्टर है। 4 को रूढ़ नहीं कहेंगे क्योंकि इसका 3 फैक्टर हो गया। आपका 2 रूढ़ संख्या है, 3 रूढ़ संख्या है, 5 रूढ़ संख्या है। इस तरह से रूढ़ संख्याओं को हम लोग देखते हैं। यानी कि सबसे छोटी रूढ़ संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कोई पूछे तो 2 बताना है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात यह जानकारी रखनी है कि 1 जो है न रूढ़ होता है न यौगिक होता है, न भाज्य होता है न अभाज्य होता है। क्योंकि भाज्य के लिए हमको 3 फैक्टर कम से कम चाहिए और रूढ़ के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए। इसलिए 1 न भाज्य है न अभाज्य। अब इसके भी चाहिए। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1 से अगर हम 100 तक की गिनती लिखेंगे तो कुल हमको 25 रूढ़ संख्याएं मिलती हैं। 25 रूढ़ संख्याएं मिलती है। लेकिन हमको कहता है कि 60 से 90 के बीच कै गो मिलेगा, इसको हमको पता करना है। तो इसके लिए
हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, यही क्वेश्चन नहीं बहुत क्वेश्चन का जवाब आप उससे दे सकते हैं। वो ये है कि एक हम मोबाइल नंबर आपको लिखवा देते हैं। वो मोबाइल नंबर है 44 22 32 23 21। इसको आप लोग याद रखिए। ये 10-10 गो के बीच के ऋण संख्याओं को बताता है। 1 से 10 तक कोई पूछेगा तो कहेगा कि 4 ऋण संख्या, 10 से 20 तक कोई पूछेगा तो फिर 4 बताइएगा, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3 ऋण संख्या, 80 से 90 तक 2 ऋण संख्या और 90 से 100 के बीच में मात्र 1 ऋण संख्या होता है 93। 93 नहीं 97। 90 से 100 के बीच एक ही ऋण संख्या 97 है। यह किसी से नहीं कटता है, 1 से कटेगा नहीं तो 97 से कटेगा। तो ये मेरा नाम डॉक्टर तारकेश्वर सिंह है, तो टीके सर के मोबाइल के नाम से इसको आप सेव कर लीजिए और हमेशा इसको याद रखिए। अब देखिए इसका जवाब बिना कुछ कहे, बिना ऋण संख्याओं को लिखे हम बता सकते हैं कि 60 से 90 के बीच कितनी ऋण संख्या है। 10 20 30 40 50 60। 60 से आगे हमको देखना है, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। बस 2 और 3 5 और 2 7, ये हो गया। बस इसको याद रखिए। इस तरह की कोई भी संख्याएं आप बता सकेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है, 1 से 100 तक की गिनती लिखने में महत्तम आवृत्ति वाला अंक क्या होगा। अगर 1 से 100 तक हम गिनती लिखेंगे तो कौन संख्या सबसे अधिक बार प्रयोग की जाएगी, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लिख के देख लीजिएगा। जो संख्या जहां से शुरू होती है और उसी डिजिट से अगर अंत होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब कि 1 से शुरू होता है या 1 से भी अंत होता है, तो इसका मतलब कि 1 सबसे ज़्यादा बार लिखाएगा। क्योंकि अब कोई भी चीज़ स्टार्ट होगा तो 2 से होगा। अब मान लीजिए कि 99 तक जाएगा तो वो तो 2 बार अब शुरू और अंत में रिपीट नहीं हुआ, इसलिए 1 सबसे ज़्यादा होगा। ऐसी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1 से 100 तक अगर लिखते हैं आप तो इसमें 0 आता है 11 बार, इस सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला होता है। 1 आता है 21 बार और 2 से 9 तक ये सारी संख्याएं आते हैं 20 बार। तो सबसे लघुत्तम फ्रीक्वेंसी 0 का होता है, सबसे महत्तम फ्रीक्वेंसी 1 का होता है आवृत्ति, और 2 से 9 तक सबका फ्रीक्वेंसी 20 होता है। ये बात भी याद रखना है, ये अनेकों बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से आज हम लोग बिहार एसआई के टेस्ट 1 के सभी 10 क्वेश्चंस का सलूशन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अगले वीडियो में दूसरे टेस्ट के सॉल्यूशंस को देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए कि जिन लोगों के पास अगर क्वेश्चंस नहीं है वे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहाँ पीडीएफ में देख लेंगे, उनको क्वेश्चंस मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको आप देख लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अब आप मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।